गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप द्रव्य के तापीय गुण में द्रव्य के तापीय गुण जिसमें आप ताप एवं ऊष्ममिति के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो आज आप द्रव्य के तापीय गुण में किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊष्मामिति के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसे आप कहते हैं कैलोरीमेट्री बोलते हैं आप, या हिंदी में जिसे आप कहते हैं कैलोरीमिति आप कहते हो। आज आप जानेंगे कैलोरीमिति के बारे में, यानी ऊष्मा किसके बारे में? ऊष्मामिति के बारे में जानेंगे। ऊष्मामिति आपकी होती क्या है? तो इससे पहले की क्लासों में आपने जो भी आपको टॉपिक पढ़ाएंगे वो सभी आपके टेम्परेचर से रिलेटेड आपके थे, पर आज आप जो है इस द्रव्यों के तापीय गुण के बारे में आप ऊष्मामिति के बारे में पढ़ेंगे। ताप के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, किसके बारे में पढ़ना है? ऊष्मामिति के बारे में पढ़ना, जिसे आप कहते हो कैलोरीमेट्री आप बोलते हो। तो देखिए, आप ये जानते हो कि अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं, कोई भी आपकी ऑब्जेक्ट हो, कोई आपकी वस्तु हो, अगर हम उसे ऊष्मा देते हैं तो हमें क्या मिलता है कि उसके ताप में वृद्धि होती है। क्या होती है? आपकी ताप में वृद्धि होती है। तथा अगर हम किसी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं, कोई भी आपकी वस्तु हो, अगर हम उससे ऊष्मा लेंगे तो उसके ताप में क्या होती है? कमी होती है। यानी ये जो आपके नॉर्मल जो चीजें आप जानते हैं कि अगर हम किसी वस्तु के टेम्परेचर में आप बढ़ोतरी करवाते हैं, ताप में वृद्धि करेंगे या ऊष्मा देंगे, अगर आप ऊष्मा देते हैं तो उसके टेम्परेचर में आपके बढ़ोतरी होती है, टेम्परेचर उसका इंक्रीज होता है। और अगर हम किसी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि उसके टेम्परेचर में हमको कमी मिलेगी। जैसे आपका पानी हो, पानी को आप लीजिए, उसे गर्म करिए, आप देखेंगे जब आप उसे गर्म करेंगे धीरे धीरे तो पानी आपका तुरंत गर्म आपका नहीं होता, वो कुछ टाइम आपका लेता है। तो होता आपका है कि जब पहले आप उसे ऊष्मा देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर आपका बढ़ता है, और जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस आपका हो जाता है तो पानी आपका उबलने लगता है। और अगर आप ऊष्मा देंगे तो उसके टेम्परेचर में और आपकी बढ़ोतरी होगी, तो आपको ये मिलेगा कि जो पानी आपका जो जल है वो भाप बन के उड़ने लगेगा। अगर आप इसी के इनवर्स आ पाओ, इसी के उल्टे में आ पाओ, अगर हम किसी वस्तु से ऊष्मा लें, हम देना आपकी बात, अगर किसी से हम ऊष्मा लेते हैं तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसके टेम्परेचर में क्या होगी? आपकी कमी होती हुई चली जाएगी। क्या हो जाएगी? उसके टेम्परेचर में आपकी कमी हो जाती है। अगर हमें उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा हमें मालूम हो, जो उसकी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा अगर हमें मालूम हो, और ताप में परिवर्तन और उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाए, तापमान में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसका आपका द्रव्यमान कितना आपका है, वो ज्ञात कर लें, तो हमें ये मिलेगा कि वस्तु को दी गई ऊष्मा तथा वस्तु से ली गई ऊष्मा की गणना सरलता से ज्ञात की जा सकती है। यानी कहने का सेंस आपका ये है, अगर हमें किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा मालूम हो, साथ ही साथ उसमें ताप परिवर्तन आपका क्या हो रहा है, उसका द्रव्यमान आपका क्या है वो मालूम हो, तो हम बड़े आसानी से वस्तु को जो दी गई ऊष्मा है और जो ली गई ऊष्मा है उसमें क्या ज्ञात कर, उसकी जो है गणना हम आसानी के साथ कर सकते हैं। यानी जो आपके ऊष्मामिति है, कैलोरीमेट्री आपका है। इसके पहले आपने थोड़ा सा ये जाना कि अगर हम किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से ये होता है कि उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि आपकी होती है। अगर हम किसी वस्तु से ऊष्मा लेते हैं तो हमें ये मिलेगा कि उसके ताप में कमी आएगी। उसके किस में कमी आएगी? ताप में कमी आपकी आएगी। तो अगर हमें किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा मालूम हो और उसके तापमान में परिवर्तन कितना है ये मालूम हो जाए, साथ ही साथ अगर द्रव्यमान हमें ज्ञात हो तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा और वस्तु के द्वारा आपकी ली गई ऊष्मा की गणना हम बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। अब टॉपिक आपका है ऊष्मामिति यानी कैलोरीमेट्री आप किसे कहते हो, यानी कैलोरीमिति आप किसे कहते हो, ऊष्मामिति आप किसे कहते हो।
इसकी डिफिनेशन आपके किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के हस्तांतरित ऊष्मा के मापन को हम क्या कहते हैं, ऊष्मामिति कहते हैं, अथवा क्या कहते हैं, कैलोरीमिति कहते हैं। और ऊष्मा के मापन के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो, जिस उपकरण का इस्तेमाल आप करते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कैलोरी मापी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलोरी मापी आप कह लेंगे। पूछा जाए कि ऊष्मामिति या कैलोरीमिति आप किसे कहते हो, इसकी डिफिनेशन आप दीजिए। इसकी डिफिनेशन आप दे देंगे, किसी वस्तु के दूसरी वस्तु के हस्तांतरित ऊष्मा के मापन को हम ऊष्मामिति कहते हैं अथवा कैलोरीमिति कह देंगे। और ऊष्मा मापन के लिए हम जिस यंत्र का या जिस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे उसे हम क्या कह देंगे, कैलोरी मापी कहते हैं। क्या कह देंगे, कैलोरी मापी कह देंगे। अब आइए थोड़ा सा जान लीजिए कैलोरी मापी। ये कैलोरी मापी कैसे आपका बना होता है, कैसे जो है इसमें इसको कैसे जो है कैलोरी मापी जो है उसे मापन के लिए आप इस्तेमाल करते हो। तो जो कैलोरी मापी आपका होता है, ये तांबे का बना बेलनाकार आपका बर्तन होता है। यानी किसका बना होता है, ये तांबे का बना होता है। और इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है। और इसकी जो बाहरी आपकी सतह है वो कैसी होती है, चमकदार बनाई जाती है। कह देंगे कि जो आपके बेलनाकार जो चांदी का बर्तन है, इसकी सतह बाहरी कैसी बनाई जाती है, चमकदार बनाई जाती है। चमकदार बनाने का भी एक रीजन है, वो रीजन भी आप जान लीजिए, जिससे विकिरण विधि द्वारा बाहर की ऊष्मा अंदर और अंदर की ऊष्मा बाहर ना जाए। जब से आप चमकदार जब बना दोगे, उसमें आपका ये होगा कि जो बाहर की ऊष्मा है वो ना तो अंदर आएगी, ना जो अंदर की ऊष्मा है वो आपकी ना तो बाहर आपकी जाएगी। ये दोनों में आपका हो गया, इसलिए चमकदार आपकी बनाई जाती है। और इस बर्तन को हम क्या करते हैं, लकड़ी के डिब्बे में रख कर, इसको नहीं, एक लकड़ी का डिब्बा होता है उसमें रख देते हैं। और जब उसमें जो खाली आपकी जगह होती है, उस खाली जगह में हम क्या करते हैं, कोई उष्मारोधी पदार्थ जैसे आपके रुई हो गई, नमदा हो गया आदि आप भर देते। यानी आप जान रहे हो कैलोरीमिति के स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे आपका बना होता है। तो कैलोरीमिति किसका बना होता है आपका, तांबे के बेलनाकार बर्तन, तांबे का एक बेलनाकार आपका बर्तन होता है। और उसे हम क्या करते हैं, उसकी जो बाहरी आपकी सतह है वो चमकदार बनाई जाती है, जिससे क्या हो कि विकिरण विधि के द्वारा बाहर की ऊष्मा ना अंदर जाए, ना अंदर की ऊष्मा बाहर जाए। अब हम क्या करेंगे, उसे एक लकड़ी के डब्बे में रख देंगे। और जो आपके बर्तन लकड़ी का डब्बा है, जो उसके बीच में आपकी खाली जगह बचती है, वहां पे हम क्या करेंगे, कोई उष्मारोधी पदार्थ जैसे आपके रुई हो गई, नमदा हो गया, या कहीं कहीं आपके जो और उष्मारोधी आपके पदार्थ हैं उनको रख दिया जाता है, ताकि जो है उष्मा का आदान प्रदान ना हो सके। इससे चालन तथा संवहन विधि से उष्मा के संचरण को रोका जाए। मेन आपका मुद्दा क्या है, ये जो रुई और नमदा आप भर रहे हो, जो उष्मारोधी आप पदार्थ बर्तन और डिब्बे में आप उसके बीच के स्थान में आप छोड़ रहे हो, आप डाल रहे हो, इसकी मेन ये वजह है कि उष्मा का हस्तांतरण ना हो पाए। चाहे वो विधि आपकी चालन की हो, चाहे विधि आपकी किसकी हो, संवहन की आपकी क्यों ना हो। इससे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लकड़ी का ढक्कन लगाकर हवा में, इसे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लकड़ी का आप ढक्कन लगा देंगे। हवा में संवहन द्वारा उष्मा का क्षय रोका जाता है। अब हम क्या करेंगे, लकड़ी का जो उसको ऊपर ढक्कन लगा देंगे। ये ढक्कन लगाया क्यों जाता है, क्या वजह आपकी, इसका जो मेन वजह है कि हवा में ढक्कन लगाकर हवा में संवहन द्वारा उष्मा का क्षय रोका जाए। क्योंकि अगर ढक्कन खुला रहेगा तो संवहन विधि के द्वारा उष्मा का क्षय होगा। जब आपका ऊपर से बंद हो जाएगा तो वहां पर उष्मा का क्षय आपके संवहन विधि के द्वारा नहीं होगा। कैलोरीमिति में रखे पदार्थ को हिलाने के लिए एक मुड़े हुए तार का प्रयोग करते हैं। अब क्या करना है,
जो कैलोरी मिति में आपने पदार्थ रखा है, अगर आपको उसको इधर उधर करना है, आपको उसको हिलाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मुड़े हुए तार का प्रयोग करते हैं। जो मुड़ा हुआ आपका तार है वो क्या कहलाएगा, विलोडक कहलाएगा। कह देंगे एक आपका क्या है, मुड़ा हुआ तार है, उस मुड़े हुए तार के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो आपके डब्बे में आपके जो पदार्थ रखा हुआ है उसको हम इधर उधर या हिला और डुला सकते हैं। तो ये हो गया आपका इसके बारे में, कैलोरी मिति के बारे में, यानी जो कैलोरी मापी के बारे में। आपने जाना था कि ऊष्मा मापन के लिए जिस हम यंत्र का इस्तेमाल करते हैं या जिस उपकरण का इस्तेमाल हम करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, कैलोरी मापी कहलाता है। अब कैलोरी मापी के स्ट्रक्चर के बारे में जाना कि कैलोरी मापी आपका कैसे बना होता है। तो आपने जाना कि जो कैलोरी मापी आपका यंत्र है वो एक क्या होता है, आपकी एक आपके ताबे से बना होता है। किससे बनाते हैं आप, ताबे से आप बनाते हो, और ये ताबे का एक बना बेलनाकार आपका बर्तन होता है। इसे हम क्या करते हैं, ताबे के बने बेलनाकार बर्तन को जब बनाते हैं, इसकी जो बाहरी आपकी सतह यानी आपकी जो आउटर आपकी सरफेस है उसको चमकदार बनाते हो। चमकदार बनाने का आपका रीजन क्या है, क्या कारण आपका है, इसका मेन रीजन आपका ये कि जिससे विकिरण विधि के द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, मतलब बाहर की ऊष्मा ना तो अंदर जाए, ना अंदर की ऊष्मा क्या हो जाए आपकी बाहर की ओर आपकी जाए। इस बर्तन को हम क्या करेंगे, एक लकड़ी के डब्बे में रखते हैं, और जो लकड़ी का डब्बा और आपका बर्तन है उसके बीच में जो रिक्त स्थान आपका होता है उसमें हम क्या करते हैं कि ऊष्मारोधी पदार्थों को लगाया जाता है। ऊष्मारोधी मतलब जो ऊष्मा का आदान प्रदान ना होने दे। वो ऊष्मारोधी आपके पदार्थ रुई हो सकती है, नमदा हो सकता है, या और कोई जो पदार्थ जो आपकी ऊष्मा का आदान प्रदान ना होने दे वो कर देंगे। इससे क्या होगा कि चालन तथा संवहन विधि से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, ऊष्मा का संचरण आपका नहीं होगा। अब क्या करेंगे कि इस आपके लकड़ी, इसके ऊपर आप लकड़ी का ढक्कन लगा देते हैं। लकड़ी का ढक्कन लगाने से ये आपका फायदा है कि संवहन द्वारा ऊष्मा का क्षय आपका नहीं होगा, और कैलोरी मापी में रखे पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, इधर उधर करने के लिए एक आप मुड़े हुए तार का प्रयोग करते हैं। उस मुड़े हुए तार को हम क्या कहते हैं, विलोडक कह लेते हैं। तो ये आपने जान लिया किसके बारे में, कैलोरी मापी के बारे में, यानी जो ऊष्मा का मापन जिस यंत्र के द्वारा हम करते हैं वो क्या कहलाता है, कैलोरी मापी कहलाता है। एक बार और जान लीजिए, कैलोरी जो मापी यंत्र आपका है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे आपका बना होता है। तो आपने जाना कैलोरी मापी तांबे का बना एक बेलनाकार बर्तन होता है। इसकी बाहरी सतह कैसी बनाई जाती है, चमकदार बनाई जाती है, जिससे कि आपके ऊष्मा का आदान प्रदान आपके ना हो सके, यानी बाहर से ना तो ऊष्मा अंदर जाए ना अंदर से ऊष्मा आपकी बाहर जाए। और इस कैलोरी मापी को हम क्या करते हैं, लकड़ी के बने हुए एक आप डिब्बे में रखते हैं, और लकड़ी का जो डिब्बा है और आपका बर्तन है इनके बीच में क्या करते हैं, एक ऊष्मा अवरोधक पदार्थ लगा लेते हैं। वो ऊष्मा अवरोधक पदार्थ आपके रुई हो सकती है, आपके नमदा हो सकती है। ये इनका मेन काम क्या, ऊष्मा का संचरण रोकना। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा देते हैं, जिससे कि संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का आपका क्षय ना। ये हो गया आपके कैलोरी मापी के बारे में आपका हो गया। अब हम आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलोरी मिति का सिद्धांत। कैलोरी मिति का सिद्धांत क्या है, इस पर आप कैलोरी मिति का सिद्धांत, कैलोरी मिति का सिद्धांत के बारे में आप जानोगे। तो आपने जाना ऊष्मा मिति आप किसे कहते हैं, ऊष्मा मिति के बारे में जाना। उसके बाद आपने जाना कैलोरी मापी के बारे में जाना, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलोरी मिति का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जिसे आप कहते हो। प्रिंसिपल माने आपका होता है सिद्धांत, कैलोरीमेट्री माने क्या हो जाएगा आपका, कैलोरी मिति हो जाएगा। कह देंगे कैलोरी मिति का सिद्धांत आपका क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आप किसे कहते हो।
तो कह देंगे, चूंकि आप क्या जानते हो, अगर हम दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर संपर्क में रखें तो आपको मिलेगा ये कि ऊष्मा आपकी जो होगी वो ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु की ओर आपकी जाती है, और तब तक जाती है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर आपका एक समान ना हो जाए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर दो वस्तुएं आपकी हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, एक का टेम्परेचर कम है, और दोनों को सटा के आप रख दो तो आपको मिलेगा ये कि जो ऊंचे ताप, जो आप जिस वस्तु में ऊंचा तापमान ज़्यादा है और जिसके पास कम है, तो ऊष्मा का वहां पर संचरण होगा। कहाँ से कहाँ होगा? ऊंचे ताप से नीचे ताप की ओर आपका होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के आपके टेम्परेचर क्या हो जाए, एक समान आपके ना हो जाए। कह देंगे इस क्रिया जब तक कि दोनों समान, यदि इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के क्या होती है, बराबर होती है। ये क्या कहलाएगा? कैलोरीमिति का सिद्धांत आपका कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कैलोरीमिति का सिद्धांत है, अगर हम दो वस्तुओं को आपस में एक दूसरे सटा के रख दिया जाए और एक का टेम्परेचर आपका ज्यादा और एक का आपका कम हो, तो ऊष्मा का हस्तांतरण तब तक होगा जब तक कि दोनों के वस्तुओं के ताप एक समान ना हो जाएं। और ये सिद्धांत ही क्या कहलाता है? कैलोरीमिति का सिद्धांत आपका कहलाता है। अगर आप बाहर से, ये देखिए ये सिद्धांत कब तक सही रहेगा? जब तक कि आप बाहर से ना तो ऊष्मा दें ना तो ऊष्मा लें। एग्जांपल आप दे सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि दो लोग हैं आपके, किसी का एक का हाथ ठंडा है, किसी का एक हाथ गर्म आपका, अगर दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं तो आपको एहसास ये होगा कि अगर आपका हाथ गर्म है तो आपका गर्म, दूसरे वाले का ठंडा है। अगर आप हाथ मिलाए रखिए तो हाथ मिलाए रखने से ये होगा कि धीरे धीरे आपको एहसास ये होगा कि उसका भी हाथ आपका गर्म हो गया। तो इसका मतलब आपका ये होगा कि दोनों वस्तुएं आपकी थी, एक का टेम्परेचर आपका कम है, एक का आपका ज्यादा है। जब दोनों लोगों ने हाथ एक दूसरे से मिलाए रखा तो ये हुआ कि ऊष्मा का हस्तांतरण, जिसके पास ऊष्मा ज्यादा हाथ में थी उससे आपके जिसके पास कम थी उस हस्तांतरण होने लगा, और तब तक हुआ जब तक कि दोनों के टेम्परेचर आपके एक समान नहीं, आप एक समान ना हो गए। यही कहलाएगा आपका ऊष्मा कैलोरीमिति का सिद्धांत आपका कहलाएगा। कह देंगे कि यही सिद्धांत कहलाएगा कैलोरीमिति का सिद्धांत। यह कहलाएगा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी। ये कह देंगे ये नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। और अगर आप इस सिद्धांत से आओगे, कह देंगे इस प्रकार कैलोरीमिति सिद्धांत के अनुसार गर्म वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा, गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर हो जाएगा ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। लिख देंगे ठंडी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा। पूछा जाए किस सिद्धांत पे वर्क करता है? कह देंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये आपका कार्य करता है। पूछा जाए कैलोरीमिति का सिद्धांत क्या आपका है? कैलोरीमिति के सिद्धांत को स्पष्ट करिए। कह देंगे इसमें जब दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तुओं को परस्पर एक दूसरे के संपर्क में रखा जाए तो ऊष्मा ऊंचे ताप वाली वस्तु से नीचे ताप वाली वस्तु में जाने लगती है जब तक कि दोनों वस्तुओं के ताप समान आपके नहीं हो जाते। इस क्रिया में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो तो वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर आपकी हो जाएगी। यही कैलोरीमिति का सिद्धांत। कह देंगे किसी वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा तथा किसी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा का मान आपका क्या है? आपका बराबर आपका होगा। वही क्या रहता है? कैलोरीमिति का सिद्धांत आपका कहलाता। तो इस पर आप कैलोरीमिति, और एक ही सिद्धांत पर आपका आधारित होता है। कह देंगे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें देखेंगे आपकी जो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा, कह देंगे गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा का मान
बराबर किसके होता है, ठंडी वस्तु द्वारा ली गई उष्मा के मान के बराबर। केवल एक कंडीशन आपकी इसमें है कि बाहर से ना तो उष्मा दी जाए ना तो बाहर से उष्मा ली जाए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अवस्था परिवर्तन। क्या है, अवस्था परिवर्तन। ये आपका अवस्था परिवर्तन क्या होता है, यानी आपके चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज माने हो जाएगा परिवर्तन, स्टेट माने हो जाएगा अवस्था। क्या हो जाएगा, अवस्था हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि अवस्था परिवर्तन आप किसे कहते हो, अवस्था परिवर्तन के बारे में बताइए, तो चूंकि देखिए हम जानते क्या है, पदार्थ की तीन आपकी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। एक होता है आपका ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस। अगर हम इनकी अवस्था में परिवर्तन करते हैं, जैसे कोई ठोस आपका है, उसे आप उष्मा दो, उसे गर्म करो आप, तो आपको क्या मिलेगा, अगर वो द्रव में बदल गया उसकी अवस्था आपकी बदल गई। या कोई अगर आपका द्रव है उसे आप गर्म करिए तो क्या हो जाए आपका, वो गैस में बदल जाए, अवस्था परिवर्तन हो गई। तो ये आपने जाना अवस्था परिवर्तन के बारे में, यानी चेंज ऑफ स्टेट के बारे में जाना। ये पूछा जाए कि अवस्था परिवर्तन आप किसे कहते हैं, कह देंगे आप वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है। क्या कहलाएगा आपका, अवस्था परिवर्तन आपका कहलाएगा। तो अवस्था परिवर्तन में आपको बताया गया जैसे कि अगर कोई आपकी वस्तु है ठोस में, गर्म किया आपकी द्रव में बदल गया, या आपके द्रव में है और गर्म किया आपके गैस में बदल गया, या गैस में है उसको आपने ठंडा किया वो आपका द्रव में बदल गया, और ठंडा किया आपका वो ठोस में बदल गया। तो ये सभी आपकी प्रक्रियाएं क्या है, अवस्था परिवर्तन है। कह देंगे वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था को परिवर्तित करता है, क्या कहलाएगा, अवस्था परिवर्तन आपका कहलाएगा। अब देखिए कुछ अवस्था परिवर्तन की जो क्रियाएं आपकी हैं वो निम्नलिखित है। पहली हमारी है गलन, जिसे आप क्या कहते हो, मेल्टिंग आप कहते हो। गलन आपकी क्या है, कह देंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जो आपके परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, गलन कह रहा है। जैसे अगर कोई ठोस मान ली बर्फ आपकी है, आपकी बर्फ है वो धीरे धीरे क्या द्रव अवस्था में परिवर्तित आपकी हो रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी गलन कहलाएगी। कह देंगे यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है वह क्या कहलाती है, आपकी गलन कहलाती है। यानी गलन मतलब मेल्टिंग आपकी। जैसा एग्जांपल आपको दिया गया किसके बारे में, बर्फ के बारे में दिया गया। अगर बर्फ आपकी है, अगर उसकी स्टेट आपकी बदल रही, जैसे बर्फ है जब गर्मी पाएगा आप उष्मा देंगे आप, तो क्या होगी, वो गलने लगेगी, गल करके जो है वो द्रव के रूप में आपके बदल गई। तो यहाँ आपने देखा कि उसकी फिजिकल जो स्टेट थी वो चेंज हो गई, ठोस से द्रव में आपकी हो गई। कहते हैं यह क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी गलन कहलाती है, मेल्टिंग आपकी कहलाती है। नंबर 2 आपका है क्वथन। क्वथन को आप इंग्लिश में कहते हो बॉइलिंग आप कहते हो। क्वथन आपका क्या होता है, कह देंगे जब कोई पदार्थ पूर्णतः किसी निश्चित ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाए। जैसे कोई आपके द्रव अवस्था में था वो क्या हो जाए, आपकी गैसीय अवस्था में आपका बदल जाए, तो इस परिवर्तन को आप कह देंगे क्वथन कह देंगे। तो हम क्या कह देंगे, इस परिवर्तन को कथन कह देंगे, क्वथन कह देंगे। और ये क्रिया जिस निश्चित ताप पर होती है, ये क्रिया जिस ताप पर आपकी होगी कि द्रव से गैस में बदल जाए आपकी, वो क्या कहलाएगी, क्वथनांक आपकी कहलाएगी। फिर नंबर 3 आपका वाष्पन है। क्या है, वाष्पन है। आप वाष्पन किसे कहते हो, वेपोराइजेशन आपका क्या होता है, कह देंगे जब द्रव की ऊपरी सतह से द्रव प्रत्येक ताप पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी द्रव से अब की बार गैस में जो आपका बदल रहा है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी, हमारी वाष्पन कहलाएगी, वेपोराइजेशन कहलाएगी। ऐसे ही आपके द्रवण या संघनन आपका है। द्रवण या संघनन जिसे आप कहते हैं कंडेंसेशन बोलते हैं आप, ये क्या होता है, कह देंगे वह क्रिया जिसमें गैस का ताप कम करने से वह एक निश्चित ताप पर गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वो क्या कहलाएगी, द्रवण कहलाएगी या संघनन कहलाएगी, जिसे आप कंडेंसेशन भी आप बोलते हो। फिर ऐसे नेक्स्ट आ जाओ, ऊर्ध्वपातन है। ऊर्ध्वपातन आप किसे कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन के लिए आप जानिए
ऊर्ध्वपातन आपका सब्लिमेशन कहते हैं। आप कह देंगे वह क्रिया, वह कुछ ठोस पदार्थ आपके ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर बिना द्रवित हुए आपके ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाते हैं तथा ठंडा होने पर सीधे आपके ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे आपका कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आदि आदि। यानी कुछ पदार्थ आपके ऐसे होते हैं कि अगर आप उन्हें उष्मा दीजिए, आप उन्हें आप गर्म करिए तो वो आपके पिघलेंगे नहीं, वो सीधे क्या हो जाएंगे, गैसीय अवस्था में आपके बदल जाते हैं। उन्हें आप क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आप कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसा कपूर हो गया, नौसादर। लोग घरों में कपूर को जलाते हैं, जब कपूर को आप जलाइए तो पिघलेगा नहीं, आप तो सीधे क्या होगा कि भाप बन के आपका उड़ जाएगा। ये क्रिया कहलाती है आपकी ऊर्ध्वपातन। कहते हैं कुछ ठोस पदार्थ ऐसे आपके होते हैं जिन्हें गर्म करने पर बिना आपके द्रवित हुए सीधे आपके गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, हमारी ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन कहलाती है। एग्जाम्पल पूछा जाए, एग्जाम्पल कह देना आप, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, आदि आदि। फिर इसके बाद हमारा हिमायन है। एक पॉइंट इसमें हमारा क्या है, हिमायन है। हिमायन आप किससे कहते हो, फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हो, कह देंगे द्रव से ठोस अवस्था में, द्रव से ठोस अवस्था में जो परिवर्तन कहलाएगा वो कहलाएगा हिमायन कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका हिमायन कहलाता है। इस क्रिया के लिए निश्चित एक आवश्यक ताप होता है जिसे आप हिमांक कहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पुनर्हिमायन। एक है पुनर्हिमायन। इसमें क्या होगा, कह देंगे दाब वृद्धि के कारण ठोस के पिघलने तथा दाब घटते पुनः जम जाने की घटना को हम कह देंगे पुनर्हिमायन कहते हैं। ये कुछ आपके टॉपिक रिलेटेड किससे थे, अवस्था परिवर्तन से आपसे हो गए, यानी चेंज ऑफ स्टेट से आपने जान लिया। अवस्था परिवर्तन में आपने जैसे गलन हो गया, क्वथन हो गया, वाष्पन हो गया, द्रवण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, हिमायन हो गया, पुनर्हिमायन हो गया, इन सब के बारे में आपने जान लिया। अब आज क्लास में बस आप इतना ही जानिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप गुप्त ऊष्मा के बारे में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस